देखिए प्लान की हम बात कर रहे थे, तो प्लान यहीं से अब रिज्यूम होगा। कुछ स्टूडेंट ने असल में इन कैंपस क्लासेस नहीं अटेंड की थी, तो मैं प्लान को यहाँ से रिज्यूम कर रहा हूँ ताकि वो लोग भी वहीं से शुरू करें, उनकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो जाए। कुछ जो ऑनलाइन थे स्टूडेंट, जो ऑनलाइन आ रहे थे, तो उन्होंने प्लान देख लिया था, ठीक है। अब जो इन कैंपस आ रहे हैं उन्होंने असल में प्लानिंग नहीं देखी थी, तो मैं वहीं प्लानिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक, ठीक है। तो वो एक क्लास आपकी एक एक्स्ट्रा समझ लो हो जाएगी, वो हम चार्ज नहीं करेंगे। ऑनलाइन है 7, आप कनेक्ट करके देख लीजिएगा ना। अच्छा जी, सो पहले तो ये है कि अगर आप चाहें तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे अपना कोई भी रेफरेंस इमेज ओपन कर लें, या आपकी बुक है मैं आपको बुक दे दूंगा, आप उसको प्रिंट आउट कर लेना। उसमें में सारे प्लान्स मौजूद हैं, मैकेनिकल की ड्राइंग्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिकल की भी मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी मौजूद हैं, सारी कमांड्स भी हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें बेसिक से शुरू है, यानी कि वॉल प्लान से स्टार्ट है। देखिए कोई ऐसा कहीं नहीं होता है कि जब आप लर्निंग कर रहे हो ना तो आप एक दिन में सब कुछ बना दोगे, कि दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, ब्लॉक्स भी आ गए आपके, कॉलम भी लग गए, ठीक है ना, सेक्शन भी कर दिए, पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ही होगी। कि पहले स्टेज पे आप पढ़ते हैं जी वॉल प्लान, मतलब किसी भी बिल्डिंग की जो दीवारें हैं, असल में सबसे पहले दीवारें क्रिएट होती हैं। तो अब दीवारों के क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि हर एरिया, हर रीजन में ना दीवारों की थिकनेस अलग अलग है। अच्छा, अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में बेसिकली जो वॉल की थिकनेस है वो कितनी चल रही है, 6 इंचेस, 6 इंच की वॉल है। अच्छा, आप कराची से बाहर निकलोगे, इवन कराची में भी देखें बहुत से एरियाज हैं जहाँ पे रेड ब्रिक पे काम होता है, तो उनकी 9 इंच होती है, ठीक है। अब आप हैदराबाद से जाएं आगे तक, पूरा पंजाब कवर करते हुए, तो उनके बहुत सारे रीजन्स में 9 इंच की वॉल ही चल रही है। फिर और आगे के जो रीजन है नॉर्दर्न के, वहाँ पे 14 इंचेस की भी वॉल है, स्टोन, क्योंकि वहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल होता है, 18 इंचेस तक चले जाती है वॉल की थिकनेस जो है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती किसके अंडर में, ये असल में ये कहलाते हैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लॉज, ठीक है ना। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है ये लॉज बना देती है, और हम सबको उन लॉज को फॉलो करना पड़ रहा होता है। आपकी ड्राइंग उन लॉज के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उनकी कुछ इमेजेस, जैसे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है ना वो डीएचए के हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे आपके, तो वो पढ़ लेना बैठ के आराम से आप। उसमें ना हर तरह का दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप किसी का भी अब जो प्लॉट है ना, अगर वो 700 स्क्वायर यार्ड से ऊपर है, गज से, सॉरी 700 गज से ऊपर है ना, अगर आप 700 गज तक चलेगा, 701 गज हो गया कि, तो आपको 50% छोड़ना पड़ेगा। ये रूल है डीएचए का। अगर 1000 गज का अगर आपका प्लॉट है ना, तो आप 1000 गज पे सिर्फ आधे पे ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कवर्ड, बाकी आधा छोड़ना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। इसी तरह से उनके जो एरियाज होते हैं उनके मिनिमम और मैक्सिमम भी मेंशन होता है हमेशा, कि आप इससे कम नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और वो हैं भी बहुत स्ट्रिक्ट। केडीए में तो जो चलाओ चला लो, वो तो घर बनाते बनाते, आप फैक्ट्री बनाते, वो कुछ पूछते नहीं आते, पैसे लेने आते हैं, ठीक है। अच्छा, सो रेफरेंस के लिए हम कॉल करते हैं यहाँ से, इंसर्ट करते हैं एक इमेज, तो इंसर्ट रास्टर इमेज रेफरेंस जो है वो हम कॉल कर लेते हैं। पहले हम एक छोटे प्लान से बात करते हैं, फिर हम मल्टीपल रूम की तरफ जाएंगे कि उनकी प्लानिंग कैसे होती है। तो मैंने एक जो है वो नॉर्मल सा नोट्स 120, अब कोई भी इमेज जो होता है ना, देखें ये जरूरी नहीं है कि इमेज आप सिर्फ देखने के लिए कॉल करें, इमेज डिजिटाइजिंग के लिए भी अब मंगाया जाता है यहाँ पे, उसका भी प्रोसेस यही होता है। डिजिटाइजिंग का मतलब भी होता है, बहुत सी कंपनीज जो होती है ना वो ड्राइंग को स्कैन करके और कैड ऑपरेटर्स को दे देती हैं कि जी हमारे पास ना इसका ये स्केल है, अब आप उसी स्केल पे इसको ट्रेस कर दें। तो उसका भी प्रोसेस होता है, डेट इज कॉल्ड डिजिटाइजिंग। तो उसका तरीकेकार क्या होगा, तरीकेकार यही होगा कि आपने इसमें इंसर्शन पॉइंट जो है वो अपनी मर्जी से बताना है स्क्रीन पे। इसका स्केल भी मैं अपनी स्क्रीन पे बताऊंगा, स्केल मतलब इसका साइज, इसका हजम, और दूसरा इसकी रोटेशन। तो रोटेशन देखें इसकी सही है, तो मैंने स्क्रीन पे बताने की जरूरत महसूस नहीं की, तो मैंने चेक हटा दिया कि मैं स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा। तो ओके करने के बाद देखें जो अभी आपको साइज नजर आ रहा है ना, ये रियल में इतनी सी होती है इमेज, इतनी छोटी सी है ये, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड है। तो आप जब क्लिक करोगे इसके ऊपर, तो ये माउस से इसको ड्रैग करके आप अपनी इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हो। और पहली चीज ये ध्यान में रखें कि इसका एक्यूरेट साइज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो रेफरेंस है, इसको तो सिर्फ हमें देखना है, सिर्फ डायमेंशन पढ़नी है, इसके ऊपर ट्रेसिंग नहीं करनी है। अभी तो आपने इस पर क्लिक किया,
अब कुछ चीज़ें आपने अपने जहन में बैठा लेनी है कि अगर आप यहाँ कराची में काम कर रहे हो, केडीए के लिए काम कर रहे हो, आप डीएचए के लिए काम कर रहे हो, अगर आप एलडीए के लिए काम करो, अगर आप एमडीए के लिए काम कर रहे हो, तो आपकी जो वॉल की थिकनेस है ना, जो आपकी मेन वॉल है वो कितने की है, 6 इंच की है प्लास्टर के साथ। आपकी जो लोअर हाइट वॉल है वो कितने की, 4 इंच की है, ठीक है ना। आपकी जो लोअर हाइट वॉल की हाइट है वो एक्सट्रीम 4 फीट है, यानी कि बैल्कनी में लगने वाली या पैरापेट वॉल पे लगने वाली जो आपकी हाइट होगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, वो 4 होगी। अच्छा, अगर उस पर रेलिंग लग रही है तो वो 3 होगी और 1 फीट का रेलिंग लग जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। आपकी दीवार की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो कितनी है, 10 फीट है, ठीक है। अब क्या आजकल थोड़ा सा आपको पता है कॉस्टिंग के चक्कर में और ये लीगल नहीं है, इलीगल है। लीगल ये है कि प्लान में आप 10 फीट ही दिखाते हो, वॉल को बनाते 9 फीट हो। इसी तरह से सबमिशन के अंदर आपकी देखो बीम होती है ना, सबमिशन में बीम 3 फीट की शो हुई होती है क्लियर, आरसीसी बीम। अब 3 तरह का है ना हमारे पास। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है आपका पीसीसी, यानी कि प्लेन कंक्रीट है। उसके बाद कौन सा आ गया, आरसीसी, रीइंफोर्समेंट कंक्रीट आ गया। फिर आ गया डीपीसी, डंप प्रेशर कंक्रीट, जो है वो सेम और थोड़ के चक्कर के लिए होता है उसका जो सीन है ना। तो अब ये जो 3 टाइप जो दिए हुए ना आपके, अब यहाँ पे हम जब बीम में शो करते हैं ना सबमिशन में, सबमिशन मतलब है वो ड्राइंग जो कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास जाएगी पास होने के लिए, उस पर स्टैम्प लगेगी कि जी हाँ हमने नक्शा पास कर दिया है और इन्होंने तमाम लॉज फॉलो किए हैं। तो उसमें हम बीम कितने की दिखाते हैं, 3 फीट की, और बनती कितने की है, 9 इंच और 1.5 फीट की। कॉलम का जो साइज है वो हम प्लान में शो करते हैं 1.5 फीट बाई 6 इंच का, और बनता कितने का है, जो आप ये समझ लो G+1 है ना, अगर घर है तो उसमें 9 बाई 9 का बनाते हैं। बहुत ज्यादा कोई बेचारा ईमानदार बंदा होगा तो 12 12 पे आ जाएगा, वरना देखो 12 12 का अगर होता है ना तो सारे कॉलम बाहर नजर होते हैं आपको। कॉलम दिखते हैं बाहर कहाँ, मुश्किल से 1.5 इंच दिख रहा होता है बाहर। अगर वो भी कभी किसी पुराने 10 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा होगा बाहर, उस वक्त तक थे थोड़े से ईमानदार। अब अंदर ही है दीवार के, तो दीवार तो चेंज की है, तो अगर आपको एज बाहर नहीं होती ना हमारी, ये जो दो तरह की ड्राइंग्स हैं इनको हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, वर्किंग और सबमिशन। तो वर्किंग में क्योंकि आपकी जो बीम है वो 3 फीट की नहीं होती है बल्कि वो 1.5 फीट की होती है, तो फिर क्या आता है, लिंटल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहाँ लिंटल रखे जाते हैं। तो अब वो फिर हम सेक्शन वगैरह में डिस्कस करेंगे वहाँ पे ज़्यादा क्लियर, क्योंकि ये चीज़ है ना, लिंटल हो गया, बीम हो गया, ये असल में प्लान में दिखती नहीं है। ये प्लान में सिर्फ क्या नजर आता है, वॉल और कॉलम, जो मैसनरी और स्ट्रक्चर से रिलेट कर रहा है। बाकी सारी चीज़ें ना फिक्चर्स में काउंट होती हैं, जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, वेंटिलेटर, आर्च, ये सब क्या है, ये फिक्चर्स नहीं है, इनका मैसनरी से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। अच्छा, सो अब यहाँ पे देखें जो डैमेज, अगर किसी को ड्राइंग पढ़नी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ड्राइंग अगर आप गलत पढ़ोगे तो ड्राइंग गलत बनेगी। तो अभी ड्राइंग पढ़ने के लिए देखें, जो जिस हालत में ड्राइंग आपको मिलती है ना, हम उसको वैसे ही एक्स कंसीडर करते हैं। अगर ये ऐसे मिला है तो हमारे लिए 26 फीट जो है वो एक्स एक्सिस है और 16 फीट जो है वो वाई एक्सिस है। अगर वैल्यूज जो है आपको इस तरह से लिखी हुई मिल रही हैं तो पहली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, उसके बाद दूसरी होती है वाई एक्सिस की, और तीसरी होती है जेड एक्सिस की। क्योंकि ये 2D है तो यहाँ पे जेड एक्सिस अभी मौजूद नहीं है। अच्छा, अब 9 फीट का मतलब यहाँ पे इनका कहने से मुराद ये है कि इस लाइन से, यानी कि ये जो एज है, इस एज से लेके और इस एज तक जो है वो 9 फीट है, सही है। और नीचे वाली एज से लेके ऊपर वाली एज तक जो है वो 8 फीट 6 इंच है। इसमें दीवारें शामिल नहीं होती, दीवारें अलग हैं। अच्छा, अब दीवारों में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि सर दीवार पीछे लाएंगे या आगे जाएंगे, हमेशा आगे जाएगी। यानी कि अगर आपने एक लाइन को यहाँ से आगे भेजा ना, ठीक है ना, तो वो लाइन भी आगे फॉरवर्ड होगी, कभी पीछे नहीं आएगी उससे, वरना कमरे का साइज कम हो जाएगा ना, चेंज। तो हमेशा ही आगे, अगर कभी भी ये कंफ्यूजन हो जाए कि हमने कहाँ लेके आना है, आगे दें जगह, कमरे के अंदर लेकिन आए दीवार को। अभी जब बनाएंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। और तमाम जितनी भी वॉल्स हैं आपकी वो चेंज की हैं। अब ये कराची के लिए वैलिड है, बाकी सबके लिए नहीं है। कराची में अगर आप काम करो तो चेंज होगा, अगर आप हैदराबाद चले गए, आप सक्कर चले गए, कहीं और किसी भी रीजन में काम कर रहे थे, 1 हफ्ता लगता है लॉस पढ़ने में और सारे समझ में आ जाते हैं कि वहाँ पे दीवारों की थिकनेस क्या है, वहाँ पे स्टैंडर्ड हाइट क्या है, वहाँ पे लिंटल चल रहा है या वहाँ पे आरसीसी स्ट्रक्चर चल रहा है।
वहाँ पे गार्डर देखिए, कंस्ट्रक्शन के टाइप बहुत सारे हैं ना असल में, हमारे यहाँ असल में गार्डर लिमिटेड है, यहाँ पे क्या चल रहा है, आरसीसी चल रहा है, ठीक है। बाकी सारे एरिया में क्या चल रहा है, मेजोरिटी में गार्डर पे चल रहा है जो काम है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है मामला। अच्छा, अब इसमें स्टार्टिंग जो है ना, देखिए कोई भी प्लान, चाहे वो प्लान एक कमरे का हो जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट कहलाता है, या ये कोई पूरी बिल्डिंग के अंदर कोई 50 कमरे हों, ठीक है ना, कोई ऑफिस के ब्लॉक्स बने हों, उनकी स्टार्टिंग हमेशा एक जैसी होती है और वो स्टेप्स आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 स्टेप जो होता है, यानी कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको यूनिट सेट करने पड़ेंगे, ये लाजमी है, जो कि हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर लिया था, लेकिन ये हर डॉक्यूमेंट में करने पड़ते हैं। तो सिविल प्लानिंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है यूनिट को सेट करना। नंबर 2 जो होता है वो आपका होता है ड्रॉ और रेक्टेंगल अकॉर्डिंग टू गिवन साइज, यानी कि जो भी साइज आपको प्लान में दिया गया है उस तरह का रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मान लेंगे जी ये रेक्टेंगल का साइज जो है वो 200 बाय 100 है, सामने लिखा हुआ है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर कोई इशू हो रहा आगे आ जाए, बहुत जगह है, ठीक है। सो 200 बाय 100 ये इसका साइज है। तो देखें, रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के स्टेप ये आपके सामने है। REC लिख के हमने एंटर करना है, स्पेसिफाई करना है फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट माउस से, REC फॉर रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट आपने माउस से ड्रॉ करना है क्लिक करके। और जो सेकंड वाले के बारे में कह रहा है कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, तो आपने वहां पे फॉर्मूला पुट कर देना है @200, 100, यानी कि @x, y, ठीक है। अपनी तसल्ली के लिए आप DLI डायमेंशन लीनियर की कमांड लेके यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ क्लिक करके नाम ले 200 है। अच्छा, अब जो लोग ऑलरेडी ऑटोकैड पे काम कर रहे हैं, मैंने कुछ स्टूडेंट को ये एरर बनाते हुए देखा है खुद से, वो @ का साइन नहीं लगाते। ये देखें, जब आप ना पहला पॉइंट अपनी मर्जी का बताते ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप लोकल कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहे हैं, वर्ल्ड पे नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप देखें, आपने यहाँ क्लिक कर दिया तो क्या आपको पता है कि जहां हमने क्लिक किया था उसकी पोजीशन क्या है? नहीं पता है ना, ये तो अननोन पोजीशन है। तो @ का पता मतलब क्या होता है? फ्रॉम द लास्ट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट को मेरा 0 कंसिडर करो, @200, 100, ये सही बनेगा। लेकिन अगर देखिए सेम उसी जगह पे ना मैंने REC रेक्टेंगल की कमांड ली और यहाँ कहीं क्लिक कर दिया और मैं सिर्फ फॉर्मूले में से @ हटा देता हूँ, 200, 100, अब वो जो बेसिकली विजुलाइज नहीं कर सकता ना जो बच्चा, अब उसको ये भी ठीक लग रहा होता है, कहता है हाँ सही बना हुआ, मैंने तो सही डाला है, इसने गलती की होगी ऑटोकैड ने। अब ये ज्यादा बड़ी गलती है क्योंकि ये ना प्रोग्राम्ड है बस। अब इसमें क्या है कि जो आप पुट कर दो ये बना देगा। अगर आप विजुअली आप में ये जज करने का सेंस नहीं है ना कि हाँ यार ये तो वाकई में 200 तो ज्यादा बड़ा होता है, 100 कम होता है, अगर वो इसी हालत में लेके प्लान को आगे चले जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा मामला आपका, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब कभी भी पहला पॉइंट आपने अपनी मर्जी से बताना है तो @ आपने लाजमी लगाना होगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। डायमेंशन का देखो, डायमेंशन का जो काम होता है ना वो ये होता है कि जो कुछ भी आपने क्रिएट किया है ना, अब वो उसमें उसकी वैल्यूज मेंशन नहीं है जिससे हम पढ़ सकेंगे इसका साइज क्या है। तो डायमेंशन क्या करता है कि जब आप किसी चीज को प्रिंटिंग के लिए भेजना चाह रहे हैं हम, तो उसके साथ साथ उनके साइजेस भी जाएं, ताकि उसका मकसद समझ में आए ना कि ये जो डायग्राम है बनाई किस पर्पस के लिए गई है। जैसे कि आपने एक कमरा था, अब कमरे के बीच में डी टेबल्स रखनी है, टेबल तो रख दी आपने, और फिर उसके बाद क्या किया, प्रिंट आउट करके एज इट इज दे दिया। अब वो कह रहे हैं यार कि मैं ड्राइंग का करूँ क्या, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग तो लग नहीं रही, ये तो प्रेजेंटेशन ड्राइंग लग रही है खाली। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मतलब यानी कि वर्किंग ड्राइंग का मतलब ये होता है कि इनके साइज और इनके बीच के गैप्स भी मेंशन होते हैं, तो डायमेंशन रिटर्न में चाहिए। मकसद ये है डायमेंशन का असल में। मॉडिफाई करने के लिए तो फिर आप कुछ और करें, उसके लिए दूसरे टूल्स हैं, वो डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लिखने के लिए है, खाली राइट करने के लिए। अभी सेट करेंगे ना इसमें। देखें, अब ये ऑफसेट की कमांड, आप ये तीसरा स्टेप होता है ऑफसेट 6 इंचेस फॉर आउटर वॉल,
अगर आपने चेंज की वॉल बनानी है तो आपने ये चेंज का ऑफसेट लेना होगा। उसके बाद जो लास्ट चौथा स्टेप होता है वो होता है एक्सप्लोड, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो है ना आपका जो शेप है ये पॉलीलाइन है। अच्छा, पॉलीलाइन जो है ना एक टूल भी है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है समटाइम ना, यूजर क्या कहते हैं सर यार आप इसको भी पॉलीलाइन बोल रहे हो और टूल भी पॉलीलाइन है। पॉलीलाइन ना एक बिहेवियर है, उसका मतलब होता है ऐसे शेप या ऐसी लाइन जिनके सेगमेंट आपस में जुड़े हुए हों। अच्छा, वो मूव भी साथ होते हैं, ऑफसेट भी साथ होते हैं, ठीक है ना, वो कॉपी भी साथ ही हो रहे होते हैं, उनके सेगमेंट टूटे हुए नहीं होते नॉर्मल लाइंस की तरह। तो अब जो भी चीजें जुड़ी हुई होती हैं उनको क्या कहते हैं, पॉलीलाइंस। जैसे रेक्टेंगल है आपका, पॉलीगॉन है आपका, एलिप्स है, ट्रायंगल है, ये सब क्या है, ये सारे पॉलीलाइन है बिहेवियर में। लेकिन इनकी शक्लों की वजह से इनको नाम दे दिए गए भाई, जिसके 3 साइड थे उसको ट्रायंगल का नाम दे दिया स्टैंडर्ड शेप के मुताबिक, लेकिन है तो लाइन ही ना बेसिकली वो। तो उनको तोड़ने के लिए बेसिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोड, सेपरेट करने के लिए, सेगमेंट को खोल देने के लिए। अच्छा, अब सबसे पहला काम जो है वो है यूनिट। अब लेकिन इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी यूनिट सेट हुए हैं, लेकिन हम फिर भी देखेंगे जरूर UN फॉर यूनिट्स, क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप था। तो आर्किटेक्चर और इंचेस आपने ये 2 चेंजेस करने थे, ये मैंने काफ़ी डिटेल में पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि ये सेट करने हैं जब आपने फीट और इंचेस में काम करना होगा। नंबर 2 हमारा जो स्टेप था वो था REC फॉर रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करके @ मेरी जो प्लान की विड्थ है वो है 26 फीट, और उसके बाद फॉर्मूला लगाना है आपने कॉमा 16 फीट, और उसके बाद एंटर कर देना है। जब आप देखो अच्छे से पढ़ लें, इसमें कोई जल्दबाजी तो करनी नहीं। अगर आप 2 सेकंड रुक के पढ़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हाँ कोई गलती ना हुई हो, कहीं आपने फिट का साइन मिस ना कर दिया हो, कहीं आपने कॉमा मिस ना कर दिया हो। अच्छा, अब एरिया बना लिया आउटर। तीसरा स्टेप था हमारा 6 इंच का ऑफसेट वॉल बनाने के लिए। आपने ऑफसेट की कमांड दी 6 इंचेस। रेक्टेंगल होने से मुझे फायदा मिल गया। अगर ये लाइन होती तो क्या होता, 4 बार ऑफसेट करना पड़ता, 8 बार ट्रिम करना पड़ता, क्योंकि किनारे मिल रहे होते हैं यहाँ पर। तो रेक्टेंगल इसलिए इस्तेमाल किया था टाइम सेव करने के लिए। लेकिन क्या है कि अब रेक्टेंगल के होने से मुझे अब नुकसान शुरू हो गया। इस स्टेप के बाद मुझे एक एक लाइन को ऑफसेट करना है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे मेंशन है ये अंदर 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 थोड़ी आ रहे हैं, बल्कि एक एक लाइन जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, फिर एक लाइन इधर जा रही है, फिर एक लाइन नीचे से ऊपर जा रही है। यानी कि लाइंस का सेपरेट होना जरूरी है, टूटना जरूरी है। तो हमारा जो चौथा स्टेप होता है यानी कि एक्सप्लोड, वो आपके शेप्स को दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये हर जगह से टूट जाएंगे, ये सिर्फ किनारों से इनके जो लिंक होते हैं ना, जॉइंट से ब्रेक होते हैं। जहां कॉर्नर है बस वहां से सेगमेंट ब्रेक हो गया, अब ये सेगमेंट अलग हो चुका है, ये सेगमेंट अलग हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे अपने लाइक डायमेंशंस को। तो मैंने सबसे पहले ऑन किया F12। F12 किसके लिए था, F12 की जो शॉर्टकट थी वो हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। डायनेमिक इनपुट का हमें फायदा क्या होगा कि जब हम ऑफसेट कर रहे होंगे तो मुझे कमांड बंद नहीं करनी पड़ेगी, कमांड कॉन्टिन्यूसली चलेगी मेरी, एक ही सिंगल कमांड में सारे ऑफसेट निपटा दूंगा मैं। जबकि किसी जमाने में हमें इसमें कितनी बार डबल 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 एंटर करने पड़ते थे, ठीक है। तो अब की बार क्या है कि आपने पहले डायनेमिक इनपुट को ऑन कर लिया, नीचे भी दिया हुआ है, और इन केस अगर किसी के पास ये यहाँ पे ना मिले, कुछ वर्जन में ये नहीं आया यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दिया नहीं है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं होता नीचे, तो आपने यहाँ पे ये 3 बार दी हुई है, इन तीनों बार में यहाँ क्लिक करना है कस्टमाइजेशन पे, और ये दिया हुआ है डायनेमिक इनपुट। देखिए अगर मैं भी यहाँ से इसको ऑफ कर दूंगा वो देखा आइकन गायब हो गया यहाँ से। तो आप डायनेमिक इनपुट को यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ऑफसेट का डिस्टेंस है वो है 9 फीट पहला, और 9 फीट बेसिकली ना इस दीवार से इधर क्रिएट हुआ है। प्लानिंग ना ये होती है असल में, प्लानिंग में बड़ा ना उल्टा हिसाब है। जब हम पहले सोच रहे थे स्टूडेंट, वो सोचते हैं शायद हम लाइनें ड्रॉ करेंगे, यहाँ ड्राइंग नहीं है लाइंस में, यहाँ पे क्या होता है लाइन से लाइन क्रिएट होती है ऑफसेट की कमांड से। तो ये एक ना मेजर बड़ा चेंज आता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करके, इसी लाइन को सिलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया 6 इंचेस आगे, नीचे से ऊपर
अब अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है जी डायमेंशंस पढ़ने में कि सर ये 8 फीट चेंज कहाँ जा रहा है, देखें सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू कहलाती है y। ये आइकन दिया हुआ है, y कहाँ ट्रैवल करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ऊपर से नीचे तो मैं आ नहीं सकता ना, ऊपर वाली तो लाइन ही नहीं है, नीचे वाली तो है, तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं हम। तो आपने नीचे से इस लाइन को सिलेक्ट किया और ऊपर फॉरवर्ड कर दिया और वैल्यू लिख दी 8 फीट 6 इंच। का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है, लगा देंगे तो भी कोई मजाक नहीं है, नहीं लगाएंगे वो इंचेस में ही जाएगा। 8.5 फिर फिट का साइन बाद में लगेगा। हाँ, जो लोग ऐसे बोलते हैं 8.5 फीट, तो वो ऐसे लिख सकते हैं, बोलने के तरीके पे डिपेंड करेगा, जैसे आप बोलते हैं वैसे लिख दो बस। जो लोग बोलते हैं 8 फीट 6 इंच तो वो 8 फीट 6 इंच लिखें, जो बोलते हैं 8.5 फीट तो वो ऐसे लिखेंगे, वो 8.5 के बाद फिट का साइन लगाएंगे, क्योंकि 0.5 फिट का मतलब होता है 6 इंच। ठीक है, लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं ऐसे 8 फीट और फिर 5 लगा दिया तो ये 5 इंच ही है, क्योंकि एक फिट में 12 इंच होता है ना, तो उसका आधे का मतलब 6 होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8 फीट 6, तो ये 8 फीट 6 इंच पे आ गया है। नाउ इसी लाइन को सिलेक्ट करके मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया और सिर्फ 6 इंचेस का साइन लगाना जरूरी नहीं था, एंटर कर दिया। ठीक है, अच्छा अब जो लोग देखिए पहली बार प्लान बना रहे हैं ना, उनके लिए तो मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि आप ना यहाँ रोकें और पहले ट्रिमिंग कर लें। अच्छा, जब आप 6, 8, 10 प्लान बना लें, थोड़ी सी लाइनों से आप ऐसा फेमिलियर हो जाओ, समझ में आना स्टार्ट हो जाए प्लान, तो फिर आप क्या करो, एक ही बार में सारे ऑफसेट कर दें और ट्रिम एक ही बार में कर लें। लेकिन अभी अगर मैं देखिए जमा करूंगा लाइन से लाइन बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगी और फिर कंफ्यूजन में होगा क्या कि आप गलत लाइनों को ट्रिम करोगे और गलत लाइनों को छोड़ दोगे। हमने यहाँ पे स्केप किया और टैली किया पहले। देखिए यहाँ ये जो दीवार आप देख रहे हैं ना, हमारे प्लान में ऐसी कोई दीवार यहाँ मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये जो दीवार है ये ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ TR डबल एंटर ट्रिम की कमांड दी, ये दो एजेस जो हैं इनको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, सेम इन दो एजेस को भी रिमूव कर दिया है। अच्छा, अब ये जो इंटरसेक्शंस आप देख रहे हैं, देखें इनके बाकायदा मीनिंग्स होते हैं। अगर ये आप छोड़ देंगे ना इस तरह से, तो इसका मतलब ये है कि ये लोअर हाइट वॉल है और ये अपर हाइट वॉल है, यानी कि ये 10 फीट की है और ये 4 फीट की है। ये छोटी सी चीज जो होती है ना, इसके पूरे मायने बदल जाती है, तो इसको ट्रिम करना जरूरी है। क्या क्या, ठीक है ना, इसके अब जो एक एरिया रह गया वो आपका 6 फीट बाय 6 फीट का है, तो देखें 6 फीट ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ से यहाँ 6 निकल चुका है, सिर्फ इस साइड से यहाँ पे 6 निकालना है बाकी। तो ऑफसेट की कमांड देके 6 फीट की आपने वैल्यू पुट की है इस वर्टिकल लाइन को राइट साइड पे, और फिर अगेन लाइन को सिलेक्ट करके 6 इंच आपने और आगे बढ़ा दिया। नाउ स्केप TR डबल ट्रिम। अब ये स्टूडियो अपार्टमेंट था, इसको आप लोगों ने क्रिएट करना होगा, लगभग कोई 20 सेकेंड इसका टाइम है। 20 सेकेंड्स में ये बन जाता है इजीली, जब तक ये 20 सेकेंड में ना बने बनाते रहें, क्योंकि टाइम भी मैटर करेगा ना, सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, टाइमिंग भी मैटर कर रही होती है कि कितनी टाइम में आप वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो। अब अगर कोई बच्चा देखो इसको 2 घंटे बना रहा है तो बनाना बेकार है ना उसका। तो अब जब तक ये 20 सेकंड में ना बने आपने बनाते रहना। तो अब हम प्लान को जरा चेंज करते हैं, जरा मल्टीपल रूम प्लान कॉल करते हैं इसके अंदर। अब कब हुआ है ये, अब ये भी हुआ है? अच्छा, अभी भी इशू हो रहा है, अभी बता दें मुझे, वैसे भी टाइम तो खत्म हो रहा है तो मैं इसको रिकनेक्ट ही कर लेता हूँ। जूम के अलावा कोई देखना पड़ेगा, जूम तो मसला कर रहा है कल से, कोई देखना पड़ेगा कुछ और। फिलहाल तो सही चल रहा है सर। सही चल रहा है ना? हाँ सही चल रहा है। चलें, अभी जब वैसे भी अभी है 4.5 मिनट के बाद हम रिकनेक्ट करेंगे ना, तो होप सो। लेकिन ये मसला यहाँ से नहीं है, कल से जूम में इशू आ रहा है, उनके कोई सर्वर में मसला चल रहा है। तो होप सो कि अगर उन्होंने हम पे मेहरबानी की तो कल तक ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक प्लान अपने एक नए डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल कर रहा हूँ, Ctrl+N, ताकि हम सारी सेटिंग यूनिट्स भी हम बिल्कुल नए सिरे से जो है वो सेट कर सकें। Ctrl+N किया, न्यू,
मेट्रिक पे मैंने फाइल ओपन किया। अच्छा चले मेट्रिक में नहीं के बाद एमपीएल पे जरा चेक तो करते हैं होता क्या। मेट्रिक को तो हम कर ही रहे हैं ना। मेट्रिक पे चीजें मैंने 100 की बनाई, 26 फीट की बनाई, सबकी बनाई। अब ये देखें एल फॉर लाइन, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया और एक लाइन यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया आपने कोई 100 की। ठीक है, अब ये मैं इसको सरकाना शुरू किया। अच्छा, अब अक्सर यूजर पता है क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ चीजें बड़ी बन रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 100 इंच ही है कंफर्म प्रूवन। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा 100 इंच है 100%। और मिलीमीटर तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं से भी। ये भी एक बहुत मजे का टॉपिक है वैसे। आधे से ज्यादा कैड ऑपरेटर जो पहले से कैड ऑपरेटर है उनके लिए सबसे बड़ा धचका ही होता है जब उनको पता चलता है कि ऑटो कैड के अंदर मिलीमीटर होते ही नहीं है। ये अजम्पशन है असल में। बेसिकली इसको कहते हैं कन्वर्जन। असल में ना यार ये कन्वर्जन, इन्होंने ना कन्वर्जन दिए स्क्रीन के अकॉर्डिंग। यहाँ डिफॉल्ट यूनिट इंचेस ही है ऑटोकैड के अंदर। आप कुछ भी बनाओगे ना वो इंचेस ही बनता है, बाकी सारे यूनिट है ना वो कन्वर्जन के अंदर आते हैं। वो सिर्फ क्या होते हैं, वो मल्टीप्लाई होके बड़े होके ना वैल्यूज में दिखाते हैं ऐसे। जैसे कि क्या है कि अगर आपने 1 इंच की कोई चीज बनाई है ना और आप जब कोई की चीज बनाओगे तो वो आप 25.4 लिख देते हो असल में। तो जो वैल्यू है ना 25.4 उसके आगे हम लगा देते हैं। वो अजम्पशन पे चल रहा है सारा कुछ और उसमें कुछ भी है सब मजे से। ठीक है, तो ये खैर ये काफी बड़ी बन रही होती है और लेकिन ये है 100 ही 100% 100 है। ये सिर्फ इसका मेन फायदा जो है ना, देखिए एमपीएल का मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपने कोई छोटी चीज है ना, कोई बारीक चीजें जो होती हैं, जैसे देखें अब मैं ब्रेस्ट वॉच पहना हूँ, इसकी गरारियां बनती हैं, उनके तीत बनते हैं, उनकी सुइयां बन रही हैं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो उनकी जो ड्राइंग्स बनती है ना असल में वो आप एमपीएल पे क्रिएट करें, वो डिफॉल्ट बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे देखें अगर आपका रेंज है ना 5-6 की वैल्यू चल रही है आपके पास, लाइन की कमांड ली मैंने, क्लिक किया यहाँ पे और वैल्यू पुट कर दिए जी 10। तो जो ऐसी चीज है ना जिनके लाइक माइक्रोज में जाके जिनको आपने थोड़ा जूम करके देखना हो तो डिफॉल्ट में एमपीएल बेस्ट रहता है। ये बड़ा जूम करके दिखाते हैं 100%। दोनों पे काम कर सकते हैं लेकिन दोनों डेसिमल्स पे काम कर रहे हैं। ये थोड़ी गलत फहमी है लोगों को, यहाँ पे डिफॉल्ट फिल्टरिंग चल रहा है, ये डेसिमल है। कन्वर्जन रेट देखें क्या चल रहा है इसका, इंचेस। मतलब अगर कोई चीज बाहर से आएगी तो इंचेस में कन्वर्ट होकर आएगी, लेकिन काम आप यहाँ पे भी इंचेस में नहीं कर सकते डिफॉल्ट। यहाँ भी क्या लेना पड़ता है, आर्किटेक्चर लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा इसमें है लोगों की ना गड़बड़ है कॉन्सेप्ट में इस वाले मामले में ना। वो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी एमपीएल पे डिफॉल्ट फीट इंचेस में काम हो रहा है और मेट्रिक पे डिफॉल्ट एमएम में हो रहा है, बट ये ऐसा है नहीं। यहाँ पे दोनों में यूनिट सेट करने पड़ते हैं। ठीक है इबाद, तो फिर रिकनेक्ट कर लें सेशन को। ठीक है, हम रिज्यूम करते हैं यहीं से, फिर प्लान बनाते हैं बड़ा वाला एक।